वी आर टॉकिंग अबाउट द मास ऑफ अर्थ। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि हाउ टू कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ। हमने लास्ट टाइम जो लॉ पढ़ा था, जिसके सामने आपकी स्क्रीन पे लिखा आ रहा है नाम, जो कि था यूनिवर्सल लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए, इसके लिए हमें करना क्या होगा। अगर आप मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी बड़े तराजू की जरूरत नहीं है, बल्कि यूँ समझ लीजिए कि एक छोटे से पत्थर की ज़रूरत है, एक स्टोन की ज़रूरत है। एक स्टोन लीजिए और उसे आप ज़मीन पे रख दीजिए। ठीक है, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लीजिए, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जिसे हम ज़मीन के ऊपर, ज़मीन की सरफेस पे रखेंगे, और ज़मीन की सरफेस पे रखने के बाद हम इजीली जो है मास को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैसे, ज़रा देखते हैं। लुक एट दैट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान ग्रेविटेशन की फोर्स ऐसे निकलते हैं इस फॉर्मूले से, जिसमें m1 जो है एक बॉडी का मास है और m2 जो है वो दूसरी बॉडी का मास है। ठीक है, तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं क्या, फोर्स। और d का स्क्वायर मतलब है उनके दरमियान डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है जी, ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, इस फॉर्मूला से हम मास ऑफ अर्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप देखिए कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, जी भी बता दूं, यहाँ पे कैपिटल जी जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है, जिसकी वैल्यू फिक्स है 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये 1917 में केवेंडिश नामी साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, उसके जरिए इसने जी की वैल्यू निकाल के दी थी, जिस वैल्यू को मैंने जो भी आपके सामने वैल्यू बताई जी की, 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जी की वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, और इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू कहीं पे भी चेंज नहीं होती। अब हम बात करेंगे द मास ऑफ अर्थ। देखिए, ये अर्थ आपके सामने नजर आ रहा है आपको। ठीक है, इस अर्थ का मास कैसे कैलकुलेट करें, तो आसान सा हल ये है कि इस अर्थ के ऊपर, इस अर्थ के सरफेस पे हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि एक छोटा सा ऑब्जेक्ट यहाँ रख देंगे। ठीक है, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे हम, कि सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रख देंगे। ठीक है, ये अर्थ है, देखिए अर्थ के सरफेस पे हमने क्या रख किया, एक बॉडी रख दी, एक छोटी सा ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक यू कैन से एक पत्थर रख दिया है छोटा सा। ठीक है, अब इस वक्त ये ऑब्जेक्ट अर्थ के साथ बिल्कुल स्टिक हुआ हुआ है। अच्छा, अर्थ का जो शेप है वो एग्जैक्ट स्फेरिकल तो नहीं होता, बट इस वक्त फॉर कैलकुलेशन पर्पस हम मान लेते हैं कि ये शेप स्फेरिकल है। तो देखिए कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जमीन की सरफेस के साथ टच हुआ होता है तो जमीन से उसका डिस्टेंस कितना माना जाएगा, सेंटर से मेजर किया जाता है। तो इस वक्त आप देखें, ये ऑब्जेक्ट जमीन के साथ टच हुआ हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट की जमीन से हाइट तो जीरो है, जमीन से इसकी हाइट जीरो है, हाइट की बात कर रहा हूँ, यानी सरफेस से ऊपर नहीं है ये, बट जमीन के सेंटर से तो दूर है ना। तो अगर आपसे कहा जाए कि आप अगर जमीन पर, सरफेस ऑफ अर्थ पर बैठे हुए हैं, तो आपका सरफेस, जमीन और आपके दरमियान डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, जमीन के सेंटर से लेकर, यहाँ से लेकर सरफेस तक का डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर, डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का मेजर होगा, सेंटर से लेकर सरफेस तक का। और आपको पता है जमीन की, मैंने अभी अभी आपको बताया, जमीन का जो शेप है उसको हमने स्फेरिकल मान लिया इस वक्त। ठीक है, तो अगर एक स्फेयर, फुटबॉल लाइक एक शेप अगर होगा, तो उसके सेंटर से लेकर सरफेस तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस। रेडियस कहलाता है। सो व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट मींस द डिस्टेंस फ्रॉम यू एंड बिटवीन यू एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ, आपके और जमीन के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। डू यू एग्री विद दिस? Yes. ओके, गुड। तो यस। गुड, बिल्कुल इसी तरह जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है अर्थ के सरफेस पे, तो इस ऑब्जेक्ट और सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है, जिसको यहाँ पे डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, बेसिकली दिस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। क्लियर?
Yes. अब देखिए सर, इस एग्जाम्पल से या इस डायग्राम से आप कैसे मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करेंगे, तो मैं पहले से आपको थोड़ा सा आगे का बता दूं। अब होता है कि ये ऑब्जेक्ट एक मैटर है, अर्थ भी एक मैटर है। इन दोनों के बीच में एवरी मैटर अट्रैक्ट्स अनदर मैटर, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स होगी। क्या कहेंगे उस फोर्स को? जी, ग्रेविटेशनल फोर्स। थोड़ा सा क्विक रिस्पॉन्स दिया करें आप लोग, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब इस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को कैलकुलेट करने के लिए न्यूटन ने क्या फॉर्मूला दिया था, हमें जल्दी बताइए। F is equals to G m1 m2 divided by d2 स्क्वायर। D2 ना का है, डी स्क्वायर का है, ठीक है। is ओके गुड। तो ये फॉर्मूला। अब यहाँ पर जो दो बॉडीज हैं, उसमें एक का मास जिसको हमने वहां पे उसने m1 नाम रखा है, उसका मास यहाँ पे हमने कह दिया m है। कितना है? m। तो बॉडी 1 का मास m है और बॉडी 2 का मास में क्या आएगा? मास ऑफ अर्थ आएगा। गुड, ठीक है। और उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो जमीन का रेडियस आ जाएगा। क्लियर? जी की वैल्यू कांस्टेंट है। अब जरा एक बात और सुनिएगा, जिसे हम वेट कहते हैं, वेट हम कहते हैं ना, वेट, कि आपका वेट कितना है या किसी भी बॉडी का वेट कितना है। असल में वेट क्या होता है? वेट ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट को, अर्थ सपोज ये कीज है ना, अगर इन कीज को मैं छोड़ता हूं तो अर्थ कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ इसको खींचेगी। यानी एक ऑब्जेक्ट और जमीन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसी को वेट कहते हैं। आपको जमीन, आपके और जमीन के दरमियान कितनी ग्रेविटेशन की फोर्स है वो आपका वेट है। मेरे और जमीन के दरमियान कितनी ग्रेविटेशन की फोर्स है वो मेरा वेट होगा। इस पत्थर, इस ऑब्जेक्ट और जमीन के बीच में जो ग्रेविटेशन की फोर्स है वो इस बॉडी का वेट होगा। अब न्यूटन के हिसाब से बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा जी m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर, और यही फोर्स इस बॉडी के वेट के इक्वल होगी। लेट्स सी, देखें W इज इक्वल टू mg। ये है फॉर्मूला किस चीज का? weight. वेट का, ठीक है। वेट। और दूसरी तरफ देखिएगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर। अब यहाँ m1 m2 की यहाँ पे क्या आ गया? एक में आ गया बॉडी का मास m, और दूसरा बॉडी 2 जो है हमारे पास वो अर्थ है, खुद है अर्थ, तो वो me आ गया। क्लियर? E का मतलब है यहाँ पे मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय डी स्क्वायर। इज दिस क्लियर? Yes. ओके। नाउ व्हाट आई एम सेइंग अबाउट, कि मैंने अभी अभी आपको एक बात समझाई कि किसी भी ऑब्जेक्ट और जमीन के दरमियान जो ग्रेविटेशन की फोर्स होती है वो उस ऑब्जेक्ट का वेट कहलाती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, ठीक है, एक चेयर पे मैं यहाँ मौजूद हूँ, मेरे बराबर में सर जुहेब बैठे हुए हैं, ठीक है। उनका अपना भी मास है, मेरा भी मास है। वी बोथ आर मैटर, वी बोथ आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। हम दोनों के बीच में ग्रेविटेशन की फोर्स है, लेकिन उस ग्रेविटेशन की फोर्स को ना तो मैं सर जुहेब का वेट कहूंगा ना ही सर फहीम का वेट कहूंगा, बट जितनी फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स के साथ जमीन मुझे खींच रही है, यानी मेरे और जमीन के बीच में जो ग्रेविटेशन की फोर्स है उसे मैं कहूंगा वो मेरा वेट है। यानी जब भी ग्रेविटेशन की फोर्स आप निकालेंगे किसी बॉडी और जमीन के दरमियान, तो उसी को आप कहते हैं बॉडी का वेट। ये बात क्लियर हो गई बेटा सबको? Yes. ठीक है। Oh. तो यहाँ पर ये जो फोर्स है, ग्रेविटेशन की फोर्स, ये इस ऑब्जेक्ट और जमीन के दरमियान है। तो सर अगर ये फोर्स इसके दरमियान है, ये फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट और जमीन के दरमियान की फोर्स है, तो सर जितनी भी ये फोर्स होगी वो फोर्स बेसिकली इस ऑब्जेक्ट का जिसका मास m है, इसका वेट होगी। गुड। तो मैं इस फोर्स की जगह पर इसको कह सकता हूँ दिस फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ दिस बॉडी। तो मैं इस F की जगह पे इसका वेट लिख दूं, और वेट किसके बराबर होता है? Yes. mg के बराबर होता है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि mg इज इक्वल टू दिस g m1 me अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, फोर्स को मैं रिप्लेस कर रहा हूं g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर से, ठीक है। यानी कि मैंने वेट की जगह पे, फोर्स की जगह पे क्या लिख दिया? वेट लिख दिया। तो वेट इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन m स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है
यहाँ पर m से m कैंसिल हो गया है, ठीक है। कैसे कैंसिल हुआ है ये? देखिए ये m जो g से मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ अगर जाता है, राइट साइड से लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ, तो ये m यहाँ आके डिवाइड होगा, इधर डिनोमिनेटर में आएगा तो m से m डिवाइड हो जाएगा, इसलिए यहीं पर हमने उसको कैंसिलेशन शो कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या बच गया, देखें ये बच गया सिर्फ g इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन डी स्क्वायर। इसको बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ अर्थ, लेकिन मास ऑफ अर्थ की कैलकुलेशन के बीच में ये एक फॉर्मूला आ गया हमारे सामने, ग्रेविटेशनल ग्राम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। इसकी वैल्यू कितनी होती है? छोटे जी की बात कर रहा हूँ, स्मॉल जी। 9.8 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखें कल तक हम आपको सिर्फ इसकी वैल्यू बता रहे थे, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आज इसका जवाब आपके सामने है कि ये वैल्यू कहाँ से आई सर, तो ये वैल्यू देखिए कहाँ से आई, इस फॉर्मूला से आई। अगर आप इस फॉर्मूला में यहाँ पर g की वैल्यू रखें, यहाँ पर मास ऑफ अर्थ रखें और यहाँ पे डिस्टेंस रखें इन दोनों के दरमियान जो कि रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा, तो आपके पास g की वैल्यू आएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज दिस क्लियर? Yes. बट राइट नाउ वी आर नॉट कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। हम स्मॉल जी की वैल्यू तो कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं ना, Yes. हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? Earth की. mass of अर्थ की Earth. क्या, अर्थ का Mass क्या? of Earth. मास ऑफ Mass. अर्थ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करने के लिए तो हमें एम ई को यहाँ से सेपरेट करना होगा ना बेटा। तो डी स्क्वायर जो डिवाइड हो रहा है वहां जाके जी से क्या हो जाएगा? multiply मल्टीप्लाई। और ये कैपिटल जी एम ई के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। दूसरी साइड पे शिफ्ट होकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला क्या बनेगा। देखें डी उधर जाके जी से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, अपॉन भी शिफ्ट हो गया, जी आके डिवाइड हो गया। एम ई का फॉर्मूला क्या बन गया? एम ई इज इक्वल टू जी इंटू डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। क्लियर? yes बस ये मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला आ गया। अब आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। जी स्मॉल जी की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 9.8 गुड। 9.8. जी कैपिटल जी की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 6.67 6.67। multiply 10 की पावर -11 गुड। और इधर डी की वैल्यू क्या पुट करेंगे? डी के बारे में पहले radius of रेडियस ऑफ अर्थ की जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे होगी। और रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6, एग्जैक्ट वैल्यू होती है 6.38, लेकिन राउंड ऑफ करके हम बोलते हैं 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर्स। 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर्स। क्लियर? लेट्स सी। मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, देखिए 9, यहाँ पे जी, ये स्मॉल जी की वैल्यू आ गई 9.8 और यूनिट साथ में आ गया इसका। यूनिट्स को छोड़ दीजिए, आप यूनिट पे फोकस नहीं कीजिए क्योंकि फाइनल में हम एंड में यूनिट लिखेंगे जिसका जो कि किलोग्राम में होगा, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई? 6.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 रेडियस ऑफ अर्थ की, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ की डिवाइडेड बाय कैपिटल जी 6.67 एक्सपोनेंट -11, ठीक है। यूनिट्स को आप यहाँ पे पुट ना करें, ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। जो आंसर आएगा उसके साथ लास्ट में आप केजी लिख दीजिएगा, क्योंकि मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट कर रहे हैं और मास का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है। जब आप कैलकुलेटर से इस सबको सॉल्व करेंगे बेटा, तो आंसर देखिए आपके पास क्या आएगा। आप डायरेक्ट आंसर पे आ जाते हैं। आपको आंसर आएगा 5.98 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 24 kg। क्लियर? Yes. तो इस तरह से करके हमारे पास मास ऑफ अर्थ पूरा कैलकुलेट होता है और इस कैलकुलेशन के जरिए हम फिर आगे बहुत सारे काम करते हैं। अब मैं आपको 2 सवाल दे रहा हूं इसी वक्त, जल्दी से नोट कर लीजिए। छोटे से सवाल है बहुत, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं। एक सवाल ये है, कल आपने मुझे कैलकुलेट करके बताना है, हमने कैलकुलेट करना है मास ऑफ, मेरा सवाल ये है कि आप अब कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ मून। क्या कैलकुलेट करेंगे? मास ऑफ मून कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब सवाल ये, सर मास ऑफ मून कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी तो मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट किया है। तो मास ऑफ मून कैलकुलेट करने के लिए मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये जो आपको यहाँ फॉर्मूला दिखाई दे रहा है,
ठीक है, एक फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वाला देखें, एम इज इक्वल टू जी डी स्क्वायर अपॉन जी। Yes. ठीक है, बेसिकली यही वो फॉर्मूला है, ठीक है, यही वो फॉर्मूला है जिससे आपने मास ऑफ अर्थ निकाला है। अगर इसको हम मास ऑफ मून के लिए यूज करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो यहाँ ई के बजाय क्या आ जाएगा? M. एम आ M. जाएगा। और जी की वैल्यू फिर 9.8 नहीं लिखेंगे, बल्कि जी की वैल्यू लिखेंगे जो मून पर होती है, जो कि 1.6 करके होती है। ठीक है, और डी की जगह पर रेडियस आएगा, किसका? मून का या अर्थ का? Moon का। ऑब्वियसली मून का। और कैपिटल जी की वैल्यू, चाहे मैंने आपसे पहले भी कहा, चाहे आप चांद पे हो, चाहे मार्स पे हो, चाहे वीनस पे हो, कहीं पे भी हो, कैपिटल जी की वैल्यू नहीं बदलती। तो कैपिटल जी की वैल्यू वही पुट करेंगे। जब आप कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपका मास ऑफ मून आ जाएगा। इज दिस क्लियर? तो दो सवाल Yes, sir. नोट कर लीजिए। Yes. पहला सवाल है, आप पहला सवाल लिखिए, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। हरी अप, ये सवाल आप कीजिएगा। अब ये कैसे करेंगे? आप देखिए, मैंने पीछे एक फॉर्मूला पे मैंने कहा था, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये रहा। ठीक है, आप अगर देखिए, ये वो फॉर्मूला है जिसके जरिए आप स्मॉल जी की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी प्लेनेट पर या किसी भी जगह पर। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके लिए जमीन पर जब आप निकालते हैं तो 9.8 बनती है। अगर आप मून पे जाएंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप मास किसका पुट करेंगे? मून का। और रेडियस किसका पुट करेंगे? ऑब्वियसली मून का। Yes. तो आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ।